नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अगर जीके का फर्स्ट पेपर और एसएसटी विषय का जो सेकंड पेपर है, अगर वो मंगवाना चाहते हैं, दोनों में से कोई सा भी पेपर या दोनों पेपर मंगवाना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9887121369 पर संपर्क करें और सेकंड ग्रेड के दोनों जीके का जो पेपर है वो कंप्लीट करंट को छोड़कर और सब्जेक्ट का जो एसएसटी विषय है वो कंप्लीट जो आपके शिक्षण विधियों सहित जो आपके 7 सब्जेक्ट और 8वां हम कहें तो शिक्षण विधियाँ, वो कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे एसएसटी विषय में। आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, उसका प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको नोट्स लेने हैं। और उसके बाद में जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या करने का जो मानस बना रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि सेकंड ग्रेड की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और पहले ही प्रयास में सफलता पा सकते हैं, और किस तरह की आप स्ट्रेटजी अपनाएं कि आपके अधिकतम नंबर आए और अच्छी रैंक के साथ आपको सफलता मिले। उसके लिए आपको वीडियो पर पूरा पूरा बना रहना है। पूरी बात मैं बताऊंगा, एंड तक वीडियो को सुनिएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ग्रेड टीचर और इसका नोटिफिकेशन लगभग आने ही वाला है और लगभग सभी विषयों में अच्छी पोस्ट आई है। तो सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट को लेकर भी कई लोगों में संशय था कि कम आ रही है, लगभग सभी विषयों की अच्छी पोस्ट आई है और सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी हैं। तो आज हम मुद्दे की बात करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर आखिरकार पहले ही प्रयास में हम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, आपको पता होना चाहिए सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जिसको हम जीके का पेपर बोलते हैं, और दूसरा जो पेपर होता है उसको हम बोलते हैं विषय का पेपर, सब्जेक्ट का पेपर, जो यानी जिसका जो विषय होगा ग्रेजुएशन में उसके आधार पर उसका सब्जेक्ट बनेगा और उस सब्जेक्ट का पेपर उसका लगेगा। यानी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो 100 प्रश्नों का 200 अंकों का पेपर होगा, और दूसरा प्रश्न जो होगा 150 प्रश्नों का 300 अंकों का वो प्रश्न पत्र होगा। यानी कुल मिलाकर 500 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी और 500 नंबर में से जो कट ऑफ निकलेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न, पहले हम जीके के पेपर की यानी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुल 100 प्रश्न है। मैं सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, पूरे बने रहिए, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। किस तरह से आपके हर सवाल का जवाब मैं देने के प्रयास करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 प्रश्न कुल हैं आपके सामने। पेपर में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 200 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है और यहाँ पर यानी कंपलसरी है। और यहाँ पर 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर 1/3 क्या है? नेगेटिव मार्किंग। यानी आप अगर 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका सही प्रश्नों में से एक प्रश्न माइनस हो जाएगा। यानी मान लीजिए आपने कुल मिलाकर 4 प्रश्न किए और 4 में से अगर आपके 3 प्रश्न गलत हो गए, तो 4 में से अगर 3 प्रश्न गलत हो गए तो 3 तो आप सीधे ही माइनस कर दो 4 में से, तो पीछे कितना बचा? 1। और क्योंकि आपने 3 प्रश्न गलत किए और 1/3 माइनस मार्किंग है, तो 3 प्रश्न गलत करने के कारण आपका जो 1 प्रश्न सही था वो भी माइनस हो जाएंगे और आपके 0 नंबर आएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कुल मिलाकर 9 प्रश्न किए, 9 प्रश्नों में से आपके 3 प्रश्न गलत हो गए,
तो पीछे कितने बचे? 6 प्रश्न। अब जो 6 प्रश्न आपके सही है वो तो सही है, लेकिन जो 3 प्रश्न आपने गलत किए 9 में से, तो उन 3 प्रश्नों के बदले एक प्रश्न जो आपका सही है वो भी कट जाएगा। यानी 6 प्रश्न आपके सही हुए और एक प्रश्न, आपने 3 प्रश्न गलत करने की वजह से एक प्रश्न और आपका कट जाएगा। यानी आपके सही कितने रह जाएंगे? 5 प्रश्न ही सही रह जाएंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये इस तरह से आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी मैंने ये नेगेटिव मार्किंग किस तरह होती है ये भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप मुद्दे की बात हम करते हैं कि आपके जो 100 प्रश्न होंगे उसमें से 40 प्रश्न जो होंगे, वो 40 प्रश्न जो होंगे वो राजस्थान जीके के होंगे और 10 प्रश्न जो होंगे वो राजस्थान करंट अफेयर के होंगे। यानी राजस्थान का जो करंट अफेयर होगा, यानी जिसको हम समसामयिक जनरल नॉलेज कहते हैं, वो आपके होगा। 30 प्रश्न जो होंगे वो भारत एवं विश्व का सामान्य ज्ञान के होंगे और 20 प्रश्न जो होंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान के होंगे। ऐसे मिलाकर आपके कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए डायग्राम में, अगर डायग्राम में आप देखेंगे, नज़र डालेंगे तो देखो 40 प्रश्न राजस्थान जीके के और 10 प्रश्न राजस्थान करंट के, टोटल 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्न तो ये, 30 प्रश्न ये और 20 प्रश्न ये, टोटल 100 प्रश्न हो गए। अब यहाँ पर देखो आप अपना जो लक्ष्य है वो किस तरह से निर्धारित कर सकते हैं कि सेकंड ग्रेड में मेरे कम से कम 75% प्रश्न आपके सही हो, 75 प्रश्न आपके सही हो, 75 क्वेश्चन आपके सही हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए देखो सीधा सीधा फंडा ये है कि आपके देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान जीके बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से, मतलब हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने, मान लीजिए, है ना, आपने बहुत अच्छे से किया। पेपर जो है वो औसत आया। औसत का मतलब न तो बहुत कठिन और न बहुत सरल। उस स्थिति का आकलन करके मैं बता रहा हूँ, यानी एक आदर्श स्थिति को लेके मैं यहाँ चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टफ आ जाए वो एक अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा इजी आ जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर एक आदर्श चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके एक मीडियम लेवल का पेपर आता है तो वहाँ पर आपके राजस्थान जीके के कुल मिला के करंट के और स्थाई जीके के 50 प्रश्न होंगे। उसमें से मान लीजिए आपको कितने प्रश्न आए? 45 प्रश्न आपने किए। कितने प्रश्न किए आपने? अपनी तरफ से आपने सही मानते हुए, यानी 45% वो किए कि आपको लगता है कि जो मैं 45% कर रहा हूँ वो मेरे बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि उन 5% आपने छोड़ दिए, 50 में से 5 तो आपने छोड़ दिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, वो छोड़ दिया आपने, और 45% आपने किए। अब उसमें से मान लीजिए आपके 6% गलत हो गए। संभावना यही रहती है कि 45% भले ही आपने बहुत अच्छे से सही किए, लेकिन कहीं ना कहीं गोला काला करने में, या फिर आपके ओमार शीट भरने में, या फिर आपको दो में से कंफ्यूज होने में, या किसी भी कारण से, आप अपन कोई सा भी कारण मान सकते हैं कि आपके 6% मान लीजिए गलत हो जाते हैं 45 में से। तो 6% गलत हो गए तो आपके 6% गलत होने के कारण 45 में से 6 तो सीधे माइनस कर दो, कितने बचे? 39। और 6% क्योंकि 39 में से 2 जो सही प्रश्न है वो भी 6% आपके ले जाएंगे, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। तो 6% गलत करने की वजह से आपकी जो 39% सही हो रहे हैं, 45 में से कितने? 6% गलत हो गए। 45 किए, 6% गलत हो गए, और उसके बाद में कितने बचे? 39। और 39 में भी 2% माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 6% आपके गलत है, उसके बदले में 2% और आपके माइनस हो जाएंगे, यानी 37% आपके राजस्थान जीके में सही होते हैं। ये मान लेते हैं आदर्श स्थिति। उसके बाद में आपने यहाँ पर देखिए दूसरा हम पोर्शन लेते हैं, भारत एवं विश्व का सामान्य ज्ञान। यहाँ पर 30% टोटल है। आपको कितने प्रश्न सही आए? अपनी तरफ से आपने सही अच्छी तैयारी करके 27% आपने सही किए अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी गुंजाइश बनती है कि वहाँ पर आपके 3% गलत हो जाएंगे। मान लेते हैं
होंगे नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपके गलत हो, लेकिन फिर भी 99% चांस बनते हैं कि गलत हो जाते हैं ना, किसी भी कारणवश मान लो उन्हें। तो 3 प्रश्न आपके गलत अपन ने मान लिए, तो पीछे कितने बचे? 27 में से 3 गए तो 24, और क्योंकि 3 आपने गलत किए तो 24 में से एक प्रश्न और माइनस हो जाएंगे, आपके कितने बचे? 23। यानी आपके जो भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान है 30 प्रश्नों का, उसमें से आपके कट पिट के 23 सही होते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करें, आपकी अच्छी तैयारी है, कठिन मेहनत के साथ तैयारी है और स्मार्ट तैयारी है, और आदर्श प्रश्न पत्र आया उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 19 प्रश्न आपने किए शिक्षा मनोविज्ञान में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न सरल होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आपने 19 प्रश्न यहाँ पर किए, उसमें से 3 गलत हो गए, तो कट पिट के आपके कितने सही रह गए? 15 प्रश्न आपके सही रह गए। अब यहाँ पर अपन टोटल कर लेते हैं। आपके राजस्थान जीके में 37% सही हुए कुल मिला के कट पिट के, है ना। भारत और विश्व में कितने हुए? 23%, और शिक्षा मनोविज्ञान में 15 क्वेश्चन सही हुए। तो आपके 75 प्रश्न टोटल सही हुए, 140 नंबर आपके आए। अगर इतने नंबर आप ले आते हो, चाहे आप किसी भी विषय का पेपर दे रहे हैं सेकंड ग्रेड में, चाहे आप साइंस से हो, चाहे मैथ्स से हो, चाहे सामाजिक विज्ञान से हो, या किसी से भी हो, अगर आपकी 75% अगर सही हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए 100% आप सिलेक्शन की कैटेगरी में जाके खड़े हो जाएंगे फर्स्ट पेपर की तरफ से, तो मान के चलिए। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताता हूँ आपको। आप कहेंगे सर हम टॉपिक कैसे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, कैसे तैयारी करें, याद नहीं होता है, 50 तरह के प्रश्न सामने आते हैं। लेकिन मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने लेके आया हूँ, किस तरह से आप सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसको पढ़े और किस तरह से आप उसकी तैयारी करें कि आपकी जो तैयारी है वो आदर्श प्रश्न पत्र, यानी मीडियम लेवल का, न तो कठिन और न बहुत सरल, इस लेवल का प्रश्न आए। और जो अच्छी मेहनत करेंगे, स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए 75% सही करना बाएं हाथ का खेल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए टॉपिक को कैसे तैयार करें। जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान का एकीकरण आज से ही पढ़ना शुरू कर दिया, मान लीजिए आपने तैयारी आज से ही शुरू कर दी, और आपने आपने कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैंने कहा कि आप राजस्थान का एकीकरण से शुरू कर दो। राजस्थान का एकीकरण आपने उठा लिया टॉपिक, और उसको आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है। आपने अपनी तरफ से पढ़ लिया कि राजस्थान का एकीकरण ऐसे ऐसे 7 चरणों में एकीकरण हुआ, और उसमें टोटल मिला के आपके 19 रियासतें और 3 ठिकाने, और आपके एक चीफ शिप जिसको हम अजमेर बोलते हैं। ऐसे करके आपने एकीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ लिया अपनी तरफ से, कि आपने अपने अच्छी मेहनत करके पढ़ा उसको। अब आप क्या करो कि जो सेकंड ग्रेड के पुराने प्रश्न पत्र हुए, अब उन प्रश्न पत्रों में से जो आपने टॉपिक पढ़ाया राजस्थान का एकीकरण, उन प्रश्न पत्रों में से आपके सेकंड ग्रेड के जीके के प्रश्न पत्र, अगर आप आरपीसी की साइड पे जाके देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, है ना, जीके के, है ना, जो सेकंड ग्रेड के ऑलरेडी हुए। जैसे 2010 में जीके का पेपर हुआ, 11 में हुआ, 13 में हुआ, उसके बाद में 16 में हुआ, फिर 18 में 2 हुए। तो टोटल 6%, तो 6 प्रश्न पत्र तो मैंने गिना दिए। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग का भी जीके का पेपर होता है, स्पेशल एजुकेशन का भी जीके का पेपर होता है। ऐसे मिलाकर लगभग लगभग आपके 10 प्रश्न पत्र आपको आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर के 10 प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। उन 10 प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करिए और उनका प्रिंट निकलवाइए, या उनको मोबाइल में पीडीएफ के रूप में रखिए, और उनकी आंसर की आप निकलवा लीजिए साथ के साथ में, जो भी फोटोकॉपी की दुकान होती है वहाँ से। और उसके बाद में देखिए कि राजस्थान का जो एकीकरण मैंने पढ़ा है, उससे संबंधित आरपीएससी ने क्या क्या प्रश्न पूछे। तो आप जब पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा
कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि अजमेर का विलय कब हुआ या किस चरण में हुआ। या एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि किस रियासत का विलय दो चरणों में हुआ, दो चरणों में हुआ। तो वो आंसर निकल के आएगा सिरोही रियासत, है ना। या फिर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। यह आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान के दूसरे चरण में कुल कितनी रियासतों को मिलाया गया। या फिर देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपको, राजस्थान के जो एकीकरण हुआ है उसके दूसरे चरण में निम्नलिखित में से किस रियासत को सम्मिलित नहीं किया गया। तो 3 रियासतें तो ऐसी होगी जो सम्मिलित की गई और एक ऑप्शन ऐसा डालेंगे जो सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न आपको आरपीएससी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या अंदाजा लगेगा कि आरपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछती है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। और ये आइडिया अगर एक बार आपको लग गया कि आरपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती है, तो आप क्या करोगे कि जब टॉपिक को पढ़ोगे तो अब वापस आप एकीकरण को रिवीजन करोगे तो आपका दिमाग इतना तेज दौड़ेगा और उन चीज़ों पे फोकस करेगा कि आरपीएससी ने यार यहाँ से प्रश्न उठाया, इस तरह का प्रश्न उठाया, तो अब नया इस तरह का प्रश्न बन सकता है, अब इस तरह का प्रश्न बन सकता है। आपकी दिमाग में ऑटोमेटिक प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी और आप क्या करोगे, आपका टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप टॉपिक को बहुत अधिक मेहनत से तैयार करने की कोशिश करोगे और सारा कवर अप करने की कोशिश करोगे हर तरह से टॉपिक को घुमा घुमा के, है ना। जैसे आरपीएस से पूछ लिया कि कुल राजस्थान में एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी, कुल कितने ठिकाने थे, जो 3 ठिकाने थे उनके क्या नाम थे, है ना। किसी भी तरह का, है ना, सिरोंज जो क्षेत्र था उसको कब विलय किया गया। यानी 50 तरह के प्रश्न आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। आप खुद प्रश्न बनाना शुरू कर देंगे कि इस तरह के प्रश्न आरपीएससी आगामी एग्जाम में पूछ सकती है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी तैयारी होगी ना वो एक बहुत सही दिशा में तैयारी होगी। और उस तैयारी को कहते हैं कि पुराने प्रश्न, पुराने 10 प्रश्न को देखा और आने वाला पेपर में 11वां प्रश्न होगा उसका अंदाजा लगभग लगभग आपने लगा लिया कि इस तरह का प्रश्न लगभग लगभग बनेगा और उस टॉपिक को उसी हिसाब से आप पढ़ते हो और उसका बराबर तरीके से रिवीजन करते रहते हो। जैसे आज आपने एकीकरण टॉपिक पढ़ा और अगले दिन आपने नया टॉपिक पढ़ा लेकिन एकीकरण वाले टॉपिक का रिवीजन किया, फिर तीसरे दिन नया टॉपिक पढ़ा, पिछले 2 टॉपिक का रिवीजन किया, चौथे दिन नया टॉपिक पढ़ा, पिछले 3 टॉपिक का रिवीजन किया। तो ये सारी चीज़ें आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। 10 दिन तक आपने क्या किया, 10वां टॉपिक पढ़ा 10वें दिन और 9 टॉपिक का आपका रिवीजन हो गया। 9 का 10वें दिन आपने पहले 9 टॉपिक का रिवीजन किया और उसके बाद में 10वां टॉपिक पढ़ा 10वें दिन। अब आप उस 10 टॉपिक आपने तैयार कर लिए, उसमें से आप देखिए आपका अभ्यास किया, आपने रिवीजन किया, उसमें से बहुत ज़्यादा जो आपने समझ लिया, बहुत ज़्यादा आपको याद हो गया। आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था पहला टॉपिक, अब वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब उसका 11वें दिन नया टॉपिक पढ़ो तो उसका रिवीजन करना बंद कर दे, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने 3 टॉपिक सेलेक्ट किए कि ये 3 टॉपिक मैंने 10 में से बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिए, याद कर लिए, स्मार्ट तरीके से इनको तैयार कर लिया। अब उन 3 टॉपिक को आप छोड़ दें और अब आपके पास में कितने बचे, 7 टॉपिक। तो 11वां टॉपिक जब 11वें दिन पढ़ोगे तो 7 टॉपिक का रिवीजन करें, 3 टॉपिक छोड़ दिए क्योंकि 3 टॉपिक आपको अच्छे से याद हो चुके हैं। अब अगले दिन 12वें दिन आप क्या करोगे कि 12वें दिन 12वां टॉपिक पढ़ोगे तो पीछे आपके पास में कितने टॉपिक हो जाएंगे, 7 और एक 11वां टॉपिक जो था 8 टॉपिक। 8 में से फिर देखोगे यार कि 3 टॉपिक मेरे और अच्छे हो गए, अब मैं 3 टॉपिक को और छोड़ सकता हूँ।
तो अब जो आपने 3 पहले छोड़े और 3 बाद में छोड़े, उनका रिवीजन 10 दिन बाद करें। फिर उसके बाद में उनका रिवीजन 15 दिन बाद करें, फिर 1 महीने की गैप देके याद करें, फिर 2 महीने का गैप देके याद करें। यानी उसको कंटिन्यूटी में तो रखे, लेकिन गैप बढ़ाते जाए, गैप बढ़ाते जाए। समझ रहे हो ना? जो ताज़ा टॉपिक पढ़ा उसको डेली रिवीजन में चले, और जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छा याद हो गया, तो उसके बाद में उसको क्या करें, उसका जो रिवीजन का गैप है वो बढ़ा दें। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो रिवीजन कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी रहेगी, नहीं मैंने ये टॉपिक रिवीजन किया है, मुझे अच्छे से याद है और मैं क्वेश्चन भी हल कर पा रहा हूँ। इस तरह से आप करोगे तो आपकी तैयारी जो है वो रिवीजन के साथ में, विश्लेषण के साथ में अगर आप करोगे, और जो तरीका मैंने बताया तो वो तरीका कहलाता है स्मार्ट स्टडी। और अगर इस भीड़ तंत्र में आपको सीट निकालनी है तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, और जिसने ये तरीका अपना लिया जो मैंने एक्सप्लेन किया है, निश्चित रूप से मानिए उसका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, आपके पास में मैटर अच्छा हो। अब आप बोलोगे सर मैटर अच्छा हो ये हम कैसे तय करें? इसको तय करने का तरीका ये है कि आप ये देखिए कि जो आपने तैयार किया है टॉपिक, आपने जो टॉपिक पढ़ा है, वो टॉपिक आपने जहाँ से भी पढ़ा है, क्या वहाँ से जहाँ से आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें पुराने जो पेपर हुए उनसे, उनमें से उस टॉपिक में से वो पुराने क्वेश्चन मिल रहे हैं क्या? वहाँ से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो मैटर है वो अच्छा है। और बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़े और बहुत ज़्यादा हल्का नहीं पढ़े, एक सामान्य लेवल का पढ़े आप, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न पूछा कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, तब वो घायल हो गए, तब उनका छत्र धारण करने वाले कौन थे? ऑप्शन में दिया झाला अज्जा और झाला बीदा। अब आप यहाँ अगर बिल्कुल आप इसको बिना कंफ्यूज हुए आप इसको टिक कर देते कि झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया, इसका मतलब है कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से तैयार किया था आपने, और उसका रिजल्ट है कि आपने झाला बीदा देखते ही टिक कर दिया। आप कंफ्यूज नहीं हुए झाला अज्जा। कंफ्यूज कब होंगे? जब आप तुलना नहीं करके पढ़ेंगे। आपको तुलनात्मक तरीके से भी देखना है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में झाला अज्जा भी होगा और झाला बीदा भी होगा, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, आप सामान्य लेवल का पढ़िए। ये सामान्य प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का छत्र किसने धारण किया? झाला बीदा ने किया। लेकिन अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो कि झाला अज्जा भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि आपने झाला अज्जा भी पढ़ा है, क्योंकि सांगा का छत्र धारण करने वाले झाला अज्जा थे। तो आप टॉपिक को बिल्कुल सामान्य लेवल का पढ़िए, डीप मत जाइए, हल्का मत पढ़िए, एक सामान्य एवरेज लेवल का उस टॉपिक को पढ़िए। लेकिन जो पढ़ा है वो आपको ऑप्शन देखते ही एकदम से टिक, बिल्कुल एकदम से आपको करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसका मतलब आपने उस चीज़ को ढंग से नहीं पढ़ा, गहराई से नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा, उसका सही विश्लेषण करके नहीं पढ़ा, उसको आपने स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश नहीं की करी। आपने क्या किया कि उसको केवल एक पढ़ दिया अपनी संतुष्टि के लिए कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मेरा ये कवर हो गया। नहीं, आपको यह नहीं करना है। हम बोलते हैं अधिगम। अधिगम का मतलब होता है समझकर उस टॉपिक को याद करना। ठीक है ना? एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और वो याद भी रह जाए, तो वो होता है अधिगम। और अधिगम जो होता है वो हमेशा स्थायी होता है, और स्थायी का मतलब जिसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन, मैं गारंटी देता हूँ,
कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये तरीका अपनाएं। आप बोलोगे सर कितने घंटे पढ़ें? मैं कह रहा हूँ घंटों को आप काउंट मत कीजिए, आप काउंट कीजिए कि मैंने डेली के कितने टॉपिक पढ़े हैं। चाहे आपने एक टॉपिक पढ़ा है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से पढ़ा है, तो आपकी पढ़ाई सार्थक है। और आपने घंटे काउंट करने बैठ गए और आपने आधा टॉपिक भी नहीं पढ़ा, और मान लो आपने आधा नहीं 2 टॉपिक पढ़ लिए लेकिन ढंग से नहीं पढ़े, तो वो सार्थक नहीं है। वहाँ भले ही आपने 10 घंटे पढ़े और आपने 5 टॉपिक पढ़ दिए, लेकिन आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं आपको, आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो सार्थक नहीं है। सार्थक पढ़ाई करने के लिए मैंने बताया है, चाहे आप एक टॉपिक पढ़े चाहे आधा टॉपिक पढ़े, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया विश्लेषण और रिवीजन का तरीका वो अपनाए आप। विश्लेषण और रिवीजन का जो तरीका मैंने बताया वो अगर आपने अपना लिया और इस तरह से अगर आपने पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और मिनिमम आप मुझसे पूछना चाहोगे कि अगर कितने घंटे पढ़ें, तो मैं इसके लिए आपको सजेशन दूंगा कि कम से कम जिस तरीके से जो तरीका मैंने बताया, अगर उस तरीके को अगर आप अप्लाई करोगे पढ़ने में, तो कम से कम आप 5 से 6 घंटे डेली के अगर आप निकालते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 75 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सही करेंगे ही करेंगे, आपके होंगे होंगे। इसके प्लस में जो होंगे वो आपके बोनस होंगे, आपको बोनस रहेगा वो आपका मेरी तरफ से और सबकी तरफ से। मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरीके से आप टॉपिक को तैयार कीजिए। और और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कृषि टॉपिक है, तो बहुत क्रिटिकल टॉपिक है इसमें से। जैसे आपसे आंकड़ा पूछ लिया कि 2020-21 में तिलहन का कितने मेट्रिक टन में उत्पादन रहा, है ना? तो अब इसका आंसर, इसका आंकड़ा कहाँ मिलेगा, कहाँ कौन सा प्रश्न बनेगा, कोई पता नहीं है। तो ऐसे टॉपिक को आप थोड़ा स्किप मारिए, है ना? ऐसे टॉपिक की जो एनर्जी है उन टॉपिक पर लगाए लगाए जो बिल्कुल 2 पेज में 3 पेज में है, और वहाँ से सवाल बैठता ही बैठता है। जैसे गुर्जर प्रत्यार है ना? गुर्जर प्रत्यार वंश से यहाँ से सवाल बैठता ही बैठता है। एकीकरण है, 2 सवाल बैठते ही बैठते हैं ना? अजमेर के चौहान वंश है, एक सवाल बैठता ही बैठता है। तो उन टॉपिक की एनर्जी जो बहुत लेंदी है, जहाँ से सवाल एक आता है या एक की भी कई बार गुंजाइश नहीं रहती या आता ही नहीं है, वहाँ की एनर्जी आप इन टॉपिक पे लगाइए। आपने भले ही आपके सिलेबस में 50 टॉपिक है, लेकिन आपने 5 टॉपिक स्किप कर दिए जो लेंदी थे, थोड़े क्रिटिकल थे, आपको उनको याद करने में समझने में परेशानी आ रही थी, और आपने 45 टॉपिक ही तैयार किए। लेकिन वो 45 टॉपिक जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आपने उसका विश्लेषण करके अच्छे से तैयार किया है, तो आपके 45 जो टॉपिक है वही बहुत काम कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन करवा देंगे। ये मैं कहता हूँ, मेरा जो अनुभव है यही कहता है। तो आप कुछ टॉपिक को, मान लीजिए आपके 50 टॉपिक है, तो उसमें से 5 टॉपिक को स्किप मारना भी सीखिए। वो स्किप कौन से टॉपिक मारने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जो बहुत लेंदी है, जहाँ से सवाल आने की गुंजाइश कम रहती है, या आता है तो बहुत लेंदी होने के बाद भी केवल एक ही क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आ रहा है कि उसमें संभावना बहुत कम रहती है कि उसका आंसर आपको आएगा कि नहीं आएगा। या मान लीजिए 50 में से 45 टॉपिक तो आपको बिल्कुल अच्छे से, जो बिल्कुल सवाल बैठते हैं और आपको आते भी है, समझ में भी आते हैं, वो कर लिए। 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको क्रिटिकल है, जहाँ से सवाल कम आते हैं या एक आता है या बहुत कम आते हैं। उन टॉपिक को पढ़िए, लेकिन मोटे मोटे रूप में एक बार पढ़ दीजिए, ज़्यादा उनके बारे में लोड मत लीजिए, है ना? ज़्यादा लोड मत लीजिए, केवल एक मोटा मोटा फॉर्मूला पढ़ दीजिए कि इसमें से
ऊपर ऊपर का पढ़ दीजिए, इसमें से कोई सवाल आएगा। जैसे मान लीजिए आप कृषि पढ़ रहे हो तो आप देख लोगे बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है, या फिर गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मोस्ट चीज़ें देख लीजिए, या सरसों अनुसंधान केंद्र जहाँ सेवर में है तो वो बन सकता है। तो इस तरह के मोटे मोटे चीज़ आपने देख ली तो वो देख के छोड़ दीजिए, बाकी 45 टॉपिक को बहुत अच्छे से करिए तो आपके नंबर आएंगे बहुत अच्छे और आप सेकंड ग्रेड क्लियर करोगे। सेकंड ग्रेड से संबंधित अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो सिलेबस है उनमें से कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और कौन से टॉपिक आपके लिए स्किप करने लायक है वो बताऊंगा मैं, और उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप इतना सा सहयोग ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक ज़रूर करें। और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें, मैं ज़रूर उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और साथ में एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं, नोट्स से संबंधित मैंने बता ही दिया कि मेरे मोबाइल नंबर 9887121369 पे संपर्क करें। फर्स्ट पेपर जीके का और सेकंड पेपर सब्जेक्ट में केवल एसएसटी उपलब्ध है। अगर